6 मई 2017 के दिन पत्रकारिता के बाजार में एक नए मदारी की एंट्री होती है। पत्रकारिता के भेष में न्यूज का ये मदारी, जिसका नाम था अर्नब गोस्वामी और दुकान का नाम था रिपब्लिक टीवी। आप रिपब्लिक टीवी के पहले दिन को याद करिए और याद करिए कि किन खबरों को अर्नब गोस्वामी ने सबसे पहले दिखाया था। पहले दिन लालू प्रसाद यादव और शहाबुद्दीन की बातचीत की स्टोरी ब्रेक की जाती है। दूसरे दिन आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक कपिल मिश्रा को लॉन्च किया जाता है, जो आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर 2 करोड़ रुपए की रिश्वत का आरोप लगाता है। तीसरे दिन कांग्रेस के नेता शशि थरूर और उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर के पुराने मामले को निकाला जाता है। शशि थरूर के मामले में कुछ भी नया नहीं घटा था, लेकिन अर्नब इसे कई दिन तक अपने प्राइम टाइम की डिबेट में जगह देते हैं। आज के इस एपिसोड में जानेंगे कि रिपब्लिक टीवी के जन्म की कहानी क्या है, किसने इस टीवी चैनल में पैसा लगाया और कितना पैसा लगाया, और ये पैसा आया कहां से, उन्हें बाद में कितने सरकारी ठेके दिए गए, और कैसे रिपब्लिक टीवी चैनल को पत्रकारिता के भेष में सरकारी हॉर्न की तरह इस्तेमाल किया गया, जिसका मुंह ऊंची आवाज के साथ विपक्ष की तरफ मोड़ दिया जाता है। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। उससे पहले कि आपको पूरी कहानी बताऊं, इसे याद रखिए कि अर्नब गोस्वामी ने अपने टीवी चैनल की ओपनिंग करते समय शशि थरूर के ऐसे मुद्दे को अपने चैनल पर ब्रेकिंग करके चलाया जिसकी कोई न्यूज नहीं थी, जिस केस में कुछ नया नहीं आया था, कोई अदालत का नया कोई जजमेंट नहीं आया था, ना कोई नए सबूत आए थे। लेकिन अर्नब गोस्वामी ने इस केस को पूरे नए सिरे से अपने चैनल पर शुरुआत में दिखाया, बिना किसी रिलेवेंसी के, बिना किसी खबर के। अब इस बात को थोड़ी देर के लिए यहीं पर होल्ड रखते हैं और दूसरी चीज़ों पर थोड़ी देर के लिए जाते हैं, वापस इस पर लौटेंगे। टीवी स्क्रीन पर नीचे जो ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाई जाती है, जो लिखकर आता है, पत्रकारिता की भाषा में उसे टिकर कहा जाता है। एक कर्मचारी केवल टिकर का काम देखने के लिए ही रखा जाता है, ताकि जैसे ही कोई बनकर आए तो वो आदमी टीवी पर उसे हेडलाइंस में लिख दे। ऐसे ही सितंबर 2017 की बात है। गुजरात दंगों की आरोपी और भाजपा की मंत्री रही माया कोडनानी के मामले में अमित शाह गुजरात कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचते हैं। ऐसे आरोप अक्सर लगाए जाते हैं कि दर्जनों मुसलमानों की हत्या के मामले में अमित शाह की भी भूमिका थी, ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। अमित शाह की कोर्ट में पेशी को लेकर जैसे ही ब्रेकिंग न्यूज आती है, रिपब्लिक टीवी के टिकर लगाने वाले कर्मचारी ने इस खबर को रिपब्लिक टीवी पर लगा दिया, और जैसे ही ये खबर टीवी पर लगी, निरंजन नारायण स्वामी नाम के एक आदमी ने तुरंत उस कर्मचारी को फटकार लगाते हुए कहा, लेट्स नॉट टच दिस। निरंजन नारायण स्वामी रिपब्लिक टीवी चैनल की एडिटोरियल डेस्क के हेड हैं। एडिटोरियल डेस्क का काम होता है जो ये तय करती है कि टीवी पर कौन सी खबरें चलेंगी और कौन सी नहीं। निरंजन नारायण स्वामी द्वारा टिकर चलाने वाले कर्मचारी को अमित शाह की खबर चलाने से रोकने की एक कहानी कि ये खबर आपको कैरवन मैगजीन की डिटेल्ड स्टोरी यानी कि नो लैंड्समैन नाम की एक स्टोरी में पढ़ने को मिल जाएगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो इंसान जो लालू प्रसाद यादव, अरविंद केजरीवाल से लेकर कांग्रेस के नेता शशि थरूर को 3 दिन के अंदर लाइन में लगा देता है, वो अमित शाह का नाम आते ही संट कैसे हो जाता है? कैसे उस टीवी चैनल पर अमित शाह की खबर के लिए कह दिया जाता है कि इसे हाथ नहीं लगाना है? आखिर क्यों? इसी सवाल का जवाब आपको रिपब्लिक टीवी चैनल के जन्म लेने की कहानी में मिलेगा। इसलिए आज के इस एपिसोड में रिपब्लिक टीवी के जन्म की कहानी बताएंगे। आखिर किसने और कितने पैसे देकर रिपब्लिक टीवी के चैनल को खुलवाया, किसने खड़ा किया, किसकी क्या भूमिका रही और क्यों इस चैनल का जन्म हुआ। अब इसकी कहानी जानते हैं। आपने टीवी फ्रिज बनाने वाली कंपनी बीपीएल का नाम सुना होगा। इसी कंपनी ने साल 1995 के दौर में मोबाइल बनाने का काम शुरू किया था, और इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने वाले आदमी का नाम था उद्योगपति राजीव चंद्रशेखर। वैसे राजीव चंद्रशेखर मूलतः केरल के रहने वाले थे, लेकिन साल 2006 से लेकर साल 2018 तक राजीव चंद्रशेखर कर्नाटक राज्य से 2 बार राज्यसभा सांसद बने, लेकिन इंडिपेंडेंट बने, बिना किसी पार्टी के निशान पर। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजीव चंद्रशेखर एक पावरफुल नेता होने के साथ साथ एक पावरफुल उद्योगपति भी थे। साल 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद राजीव चंद्रशेखर ये कोशिश करने लग गए कि कैसे भी मोदी सरकार की कैबिनेट में जगह मिल जाए, कैसे भी वो मंत्री बन जाएं। लेकिन राजीव चंद्रशेखर के आगे ये चुनौती थी कि इसके लिए रास्ता कैसे अपनाया जाए, कैसे भाजपा में इस लेवल की एंट्री की जाए कि सीधे कैबिनेट में जगह मिल जाए। चूंकि सांगठनिक तौर पर चंद्रशेखर कुछ भी नहीं थे, कोई अनुभव नहीं था, उन्होंने भाजपा में किसी भी पद पर रहते हुए कोई काम नहीं किया था। साल 2014 के चुनाव में मोदी की सरकार बनाने में मीडिया ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी।
मीडिया चैनल पार्टियों और कार्यकर्ताओं से भी ज़्यादा मजबूत हो चुके थे। इसलिए राजीव चंद्रशेखर के दिमाग में आया कि क्यों ना मीडिया के रास्ते ही भाजपा में एंट्री मारी जाए। इसलिए राजीव चंद्रशेखर ने दिल्ली मीडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान बनाया। लेकिन अगला सवाल था कि पैसा तो है, मगर ये पैसा इन्वेस्ट कहाँ किया जाए। इसके लिए राजीव ने न्यूज एक्स से लेकर एनडीटीवी तक में बात की, लेकिन कोई बात नहीं बनी। उन्हीं दिनों अर्नब गोस्वामी ने टाइम्स नाउ से इस्तीफा दिया था। टाइम्स नाउ के कर्मचारियों के आगे अर्नब गोस्वामी ने अपना लास्ट भाषण देते हुए कहा, द गेम है जस्ट बिगन, यानी कि खेल तो अभी शुरू हुआ है। अर्नब गोस्वामी की ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई। टाइम्स नाउ में इस्तीफा देने के बाद अर्नब अपने लिए इन्वेस्टर खोज रहे थे कि पैसा कहां से आए, और राजीव चंद्रशेखर अपने लिए एक बाजीगर ढूंढ रहे थे। बस इसी मोड़ पर दोनों का मिलन होता है। रिपब्लिक टीवी चैनल को एजीआर आउटलियर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत शुरू किया गया। इसमें 26 करोड़ रुपए अर्नब गोस्वामी और उनकी पत्नी सम्यव्रत रे गोस्वामी ने लगाए और 30 करोड़ रुपए अकेले राजीव चंद्रशेखर ने इन्वेस्ट किए। राजीव चंद्रशेखर ने ये पैसे कोई ऐसे ही जाकर अर्नब गोस्वामी को नहीं दे दिए थे, बल्कि राजीव ने ये 30 करोड़ रुपए जुपिटर कैपिटल नाम की एक कंपनी के माध्यम से इन्वेस्ट किए। इस कंपनी का नाम याद रखिए, क्योंकि आगे की पूरी कहानी का खेल समझने में यही कंपनी का नाम आपको काम आएगा। राजीव ने किस कंपनी के माध्यम से अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक चैनल में 30 करोड़ रुपए लगाए? जवाब है जुपिटर कैपिटल नाम की कंपनी से। अब थोड़ा सा पीछे लौटते हैं। साल 2014 से ही मोदी कैबिनेट में जगह लेने का प्लान बना रहे राजीव चंद्रशेखर को साल 2016 में भाजपा के द्वारा केरल राज्य में मौजूद भाजपा गठबंधन यानी कि एनडीए का उपाध्यक्ष बना दिया गया। साल 2014 में भी चंद्रशेखर केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से टिकट लेना चाहते थे, लेकिन तब नहीं मिली। अब उनकी नज़र साल 2019 के चुनावों में तिरुवनंतपुरम से सीट लेकर लोकसभा चुनाव लड़ने की थी, और तिरुवनंतपुरम वही सीट है जहां से शशि थरूर सांसद हैं। अब कुछ समझ आया कि क्यों अर्नब गोस्वामी ने अपने चैनल खोलने के तीसरे दिन ही शशि थरूर और उनकी पत्नी के पुराने मामले को ब्रेकिंग न्यूज बनाकर क्यों दिखाया, क्यों उसे ब्रेकिंग न्यूज बनाया। इसका जवाब है, अगर शशि थरूर कमजोर होंगे तो भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर मजबूत होंगे। राजीव चंद्रशेखर वही जिन्होंने रिपब्लिक टीवी में 30 करोड़ रुपए लगाए। राजीव चंद्रशेखर वही जो आने वाले 2019 लोकसभा चुनाव में तिरुवनंतपुरम सीट से चुनाव लड़ने की जुगाड़ में थे, जहां से शशि थरूर सांसद थे। इसी तरह अर्नब गोस्वामी ने एक संघ कार्यकर्ता की मौत के लिए सीपीआई के वर्कर्स को जिम्मेदार ठहराते हुए ये पूरा झूठ दिन भर टीवी पर बेचा था कि सीपीआई कार्यकर्ता तिरुवनंतपुरम में आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या करते हैं। इसके पीछे एक ही कारण था, वो था राजीव चंद्रशेखर के लिए तिरुवनंतपुरम की सीट को, मैदान को साफ करना, उन्हें मजबूत करना, ताकि हिंदू वोट राजीव चंद्रशेखर और भाजपा के लिए स्लिप मार जाएं। ये होता है खेल जो आम आदमी की, आम जनता की समझ में नहीं आता। उसे लगता है कि उसका एंकर सिर्फ खबरें ही तो दिखा रहा है, लेकिन मीडिया किसके कहने पर और किन मुद्दों को उठा रहा है, ये अंदर की बातें उस भोली भाली जनता तक नहीं पहुंचती। राजीव चंद्रशेखर के इन्वेस्टमेंट से रिपब्लिक टीवी की खबरें कैसे दिखाई जाती हैं, इसे समझने के लिए इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर आपकी मदद कर सकती है। 13 जनवरी 2017 के दिन इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने राजीव चंद्रशेखर पर एक खबर की। इस खबर के अनुसार राजीव की कंपनी जुपिटर कैपिटल, जिसका इन्वेस्टमेंट अलग अलग मीडिया संस्थानों में लगा हुआ था, उसके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अमित गुप्ता ने इन मीडिया कंपनियों को एक ईमेल भेजा, जिसमें उसने कहा कि एडिटोरियल के लोग, यानी वे लोग जो ये तय करते हैं कि कौन सी खबर चलाई जाएगी और कौन सी नहीं, उनकी हायरिंग करते समय, उनकी नियुक्ति करते समय इन बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए। नंबर 1 कि वो राइट सेंटर हो, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो दक्षिण पंथ की विचारधारा से आता हो, जो आज आरएसएस और भाजपा की विचारधारा है। दूसरी बात, वो प्रो इंडिया हो, प्रो मिलिट्री हो। तीसरी बात कि वो चेयरमैन यानी कि राजीव चंद्रशेखर की विचारधारा से जुड़ा हुआ हो, और राष्ट्रवाद और गवर्नेंस पर चेयरमैन के क्या विचार हैं उनसे परिचित हो। अब सवाल यह है कि भाजपा के नेता की विचारधारा आखिर कौन सी होगी, जो एक पत्रकार की नियुक्ति के लिए अनिवार्य शर्त हो गई। क्या ये पत्रकारिता है? क्या ऐसे लोग भाजपा सरकारों से कोई सवाल कर पाएंगे? हालांकि अगले ही दिन चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अमित गुप्ता के द्वारा इस ईमेल को वापस ले लिया गया, लेकिन इससे समझा जा सकता है कि पत्रकारिता के नाम पर किस तरह एक खास पार्टी, एक खास विचारधारा के लोगों की ही नियुक्तियां दी जाती हैं और कोई दूसरी विचारधारा का आदमी आ ना जाए, इस बात का ख्याल रखा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर राजीव चंद्रशेखर ये खेल क्यों खेल रहे थे? आखिर पत्रकारिता के भेष में उन्हें भाजपा के प्रमोशन से क्या हासिल हो सकता था, और यह क्या हुआ भी?
इस खेल को अब आगे समझते हैं। सीधे तौर पर भाजपा में शामिल होने की जुगाड़ लगा रहे चंद्रशेखर को साल 2015 और 16 में भाजपा सरकार ने संसद की डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य बना दिया। इस कमेटी का काम सरकार के द्वारा डिफेंस सेक्टर में की गई खरीद फरोख्त पर नजर रखना होता है। भाजपा ने राजीव चंद्रशेखर को इस कमेटी का सदस्य बना दिया था। डिफेंस में कितने बड़े बजट पर काम होता है आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। अब इसके पीछे के खेल को समझिए। साल 2016 की बात है। एक कंपनी थी एक्सिस कैट्स एरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजीज, इसका शॉर्ट नाम है ACAT। साल 2016 में सरकार ने इसे 88 एयरक्राफ्ट रिकॉग्निशन ट्रेनिंग सिस्टम सप्लाई करने का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया। तब से लेकर ऐसे अनगिनत कॉन्ट्रैक्ट्स इस कंपनी को दिए गए। क्या आप जानते हैं कि ACAT कंपनी में किसका पैसा लगा है? मैं बताता हूं। साल 2015 तक इस कंपनी में 75% शेयर जुपिटर कैपिटल के थे, यानी इस कंपनी पर जुपिटर कैपिटल का ही मालिकाना हक था। और जुपिटर कैपिटल वही कंपनी है जिसका पैसा रिपब्लिक टीवी में लगा हुआ था। ये वही जुपिटर कैपिटल है जिसके मालिक थे राजीव चंद्रशेखर। एक तरह से ACAT कंपनी और जुपिटर कैपिटल दोनों कंपनियों के मालिक राजीव चंद्रशेखर थे। वही राजीव चंद्रशेखर जिनका पैसा जुपिटर कैपिटल कंपनी में लगा हुआ है और जुपिटर कैपिटल कंपनी का पैसा ACAT में लगा हुआ है। और इसी ACAT कंपनी को सरकार ने डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट दिए और डिफेंस की चीज़ों की खरीद फरोख्त से जुड़े हुए मामलों की सरकारी जो निगरानी और जांच करने वाली जो कमेटी है उसका सदस्य भी राजीव चंद्रशेखर को बना दिया। अब ये कितना बड़ा घपला था कि सरकार जिस कंपनी को डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट दे रही है और उस कंपनी का मालिक डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर था। ये कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात है। मतलब जिस आदमी को डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स पर नजर रखने का काम दिया गया है वही कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है। जब कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली कंपनी ही उसकी है तो वो निगाह क्या रखेगा, पारदर्शिता क्या रखेगा। और डिफेंस की जो रणनीतियां हैं और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर भी एक तरह से राजीव चंद्रशेखर की पहुंच हो गई, जो खुद डिफेंस की कंपनियां चला रहे थे। सवाल यह है कि आखिर सरकार राजीव चंद्रशेखर की कंपनी पर इतनी मेहरबान क्यों थी और उन्हें ही डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर क्यों बनाया गया। ये ऐसा भ्रष्टाचार होता है जो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार नहीं कहा जा सकता, सिर्फ इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहकर अफसोस जताया जा सकता है। नेता उद्योगपति को फायदा पहुंचाता है और उद्योगपति नेता को बार बार चुने जाने के लिए फायदा पहुंचाता है। यही कारण है कि अंबानी न्यूज 18 चैनल चलाते हैं और अडानी NDTV को खरीद लेते हैं। और इसी तरह राजीव भी रिपब्लिक टीवी के माध्यम से हुजूर की सेवा में लगे हुए थे। राजीव चंद्रशेखर की कंपनी को दिए कॉन्ट्रैक्ट्स के मामले पर द वायर वेबसाइट ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट की थी। उस खबर के बाद ही राजीव चंद्रशेखर ने द वायर पर डेफेमेशन का केस लगा दिया। कारवा मैगजीन के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से राजीव चंद्रशेखर के पास 7500 यानी कि 7500 करोड़ रुपए की संपत्ति है। राजीव के पास 120 करोड़ रुपए का एक प्राइवेट जेट है। क्या जिंदगी होगी। राजीव का पाला एक खिलौना भी आज इतने बड़े चैनल का मालिक बन चुका है। दोनों शान से जीते हैं, ऐश की जिंदगी जीते हैं। राजीव चंद्रशेखर की सेवा के बाद भाजपा ने कर्नाटक से उन्हें तीसरी बार राज्यसभा का सांसद बनाकर इनाम दिया। और जब साल 2019 में मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने तो उनकी कैबिनेट में राजीव चंद्रशेखर को जगह दे दी गई, जिसका सपना वे साल 2014 से ही देख रहे थे, जिसके लिए रिपब्लिक टीवी के माध्यम से भाजपा सरकार की सेवा की गई। वर्तमान में राजीव चंद्रशेखर मोदी सरकार में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। लेकिन इससे आपको क्या मिला? अर्नब ने आपकी रोजी रोटी के सवाल कितने पूछे? कितनी बार उन्होंने हेल्थ, एजुकेशन और इंडस्ट्री के ऊपर सवाल पूछे? और नहीं पूछे तो क्यों? साल 2017 से लेकर साल 2023 तक का 6 साल का वक्त है। ये इतना पर्याप्त समय है कि आप सवाल पूछ सकें कि रिपब्लिक टीवी ने इन 6 सालों में कितनी बार आपके सवाल सरकार से पूछे। वो आखिरी दिन याद करिए जिस दिन अर्नब ने सरकार से सवाल पूछा, जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी से सवाल पूछे हों और जिस दिन सत्ताधारी पार्टी भाजपा से सवाल पूछा हो। इसमें भी मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं। कारवा मैगजीन ने 6 मई 2017 से लेकर 3 अप्रैल 2020 के बीच में रिपब्लिक टीवी के द्वारा की गई डिबेट्स पर स्टडी की है। कारवा मैगजीन ने रिपब्लिक टीवी के 1779 डिबेट्स से निष्कर्ष निकाला कि रिपब्लिक टीवी की सभी डिबेट्स भाजपा के फेवर की थी, सरकार की तरफदारी की थी। इन डिबेट्स में मुश्किल से ही कोई हेल्थ पर, गरीबी पर, अर्थव्यवस्था पर, शिक्षा पर कोई डिबेट की गई। इन सभी डिबेट्स में लगातार विपक्ष को ही टारगेट किया जाता रहा। सारे सवाल विपक्ष से ही पूछे गए। मैंने भी रिपब्लिक टीवी की वेबसाइट पर जाकर इस चैनल की डिबेट्स को देखा। सामने स्क्रीन पर चल रहे इन स्क्रीनशॉट्स को देखिए, इनकी हेडलाइंस को पढ़िए।
सरकार किसान के बीच हो रही बातचीत में रोड़ा बनने वालों का बहिष्कार क्यों ना हो? क्या किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले नहीं चाहते कि देश में शांति आए? क्या कांग्रेस जानबूझकर किसानों के मुद्दे को लंबा खींचना चाहती है? कब खत्म होगा किसानों के नाम पर भ्रम का कारोबार? क्या तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को जनता नकारेगी? क्या ममता बीजेपी के बढ़ते दखल से बुरी तरह हताश हो चुकी हैं? इन डिबेट्स को देखकर ऐसे लगता है जैसे पत्रकारिता का काम सरकार का बचाव करना ही है और विपक्ष से सवाल करना है। इन पूरे डिबेट्स को खंगालिए सिर्फ अपोजिशन से सवाल किए गए हैं, जैसे मोदी योगी की नीति से विपक्ष चित्त, विपक्ष का एजेंडा फेल हो गया। विपक्ष बजट को लेकर इतना बेचैन क्यों? क्या आज प्रधानमंत्री मोदी का विरोध विपक्ष की सियासी मजबूरी बन चुका है? बताइए, ये इनकी पत्रकारिता चल रही है। इस पूरे खेल को समझना उतना भी मुश्किल नहीं है। आप सच में अगर इसे समझने के लिए गंभीर हैं तो आप आराम से इसे समझ सकते हैं कि क्यों राजीव चंद्रशेखर ने अर्नब के चैनल में पैसा लगाया और क्यों भाजपा सरकार ने चंद्रशेखर को डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य बनाया और क्यों उनकी ही कंपनी को डिफेंस के सरकारी ठेके दिए गए और क्यों अर्नब गोस्वामी का चैनल सिर्फ विपक्ष से सवाल पूछता है, जबकि ना उनके हाथ में संसद है, न सरकारी खजाना है, न विपक्ष के पास कोई मंत्रालय है, न कोई सरकारी दफ्तर उनके अंतर्गत आता है। इन सवालों से जनता का हित क्या हुआ? अब समझ आया। जो आदमी पूरे दिन सोनिया सोनिया, राहुल राहुल और लालू लालू करता है, वह अमित शाह का नाम लिखने से पहले ही ये क्यों कह देता है कि लेट्स नॉट टच दिस, इसे मत छुओ। बहरहाल ये कहानी थी अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी के पीछे की खेल की। अगली कहानी फिर लेकर आऊँगा। आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइए। यह हमारे मनोबल को बढ़ाने का काम करता है। इस चैनल की बाकी वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।